और इसके बाद 2 टॉपिक हैं, वो दोनों टॉपिक खत्म करके फिर आज एक न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूंगा मैं आपका। और वैसे यही चैप्टर आज ऑफलाइन में भी स्टार्ट होगा वहाँ पे, ठीक है सबके यहाँ पे। देखिए बच्चों लास्ट क्लास में ना मैंने एक टॉपिक कराया था, कॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। कॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेड किस तरीके से होता जा रहा है, ये टॉपिक बच्चों हमने लास्ट क्लास में करा था। एक मैं एक टॉपिक ये वाला करा चुका हूँ, तो अब बच्चे काफी ऐड ऑन करें, है ना, तो बच्चे बैच में भी रह गई है। देखिए बेटा, कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट किस तरीके डिग्रेड होता जा रहा है इसके बारे में टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये तो मैं करा चुका हूँ आपको। तो आज इन इस जो कॉजेस है ना, इस प्रॉब्लम को किससे करेक्ट किया जाता है इसके बारे में कराऊंगा। इस टॉपिक का नाम है हमारा मेजर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किस तरीके प्रोटेक्ट किया जाता है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। बस ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी 5 मिनट में। तो थोड़ा सा एक मैं एमसीक्यू का आपका छोटा सा एक है ओरली टेस्ट लूंगा, देन उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेजर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, मेजर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। मेजर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, ये है हमारा चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर सॉरी टॉपिक, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोशल अवेयरनेस फैला हुआ, सोशल अवेयरनेस। और आज की डेट में आप देख लो हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी पता है, ग्रेजुएशन के अंदर कॉलेज में ना, पहले अगर हम बीकॉम लेते थे ना, तो बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट क्या होते थे, पहले बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट क्या होता था पता है आपको, इको हो गया, अकाउंट हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स तो होता था, लॉ हो गया और आपका बीएसटी हो गया। 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते थे, हिंदी या इंग्लिश में से बच्चे चॉइस ले लेते थे, हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती थी, ये मैं बता रहा हूँ पहले का। लेकिन अब जो बीकॉम का कॉन्सेप्ट है, इको आपका उसमें डाल दिया एडिशनल में, इको एडिशनल में डाल दिया, बीएसटी लॉ भी है कंपलसरी, और ये सब चीज सब एडिशनल में, बस अकाउंट कंपलसरी कर रखी है और लॉ, और ये सब एडिशनल में डाल दिया। और इनकी जगह पर बताऊँ क्या गया है, हाँ सॉरी, एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी कर दिया है, उस सब्जेक्ट का नाम है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये आपकी डाल दी गई है टॉपिक में। अब ये कंपलसरी कर दी बीकॉम में, अरे ये एक सब्जेक्ट बना दिया है, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं होती बीकॉम वाले को, इको तक एडिशन में डाल सकती है, तो पीएचडी तक एडिशन में डाल सकती है। तो कहने का मतलब है सोशल अवेयरनेस, भाई सोशल को बहुत ज्यादा अवेयर कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, जब तो आज आप ओजोन डिप्लेशन के बारे में जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हो, तो सबसे पहले सोशल अवेयरनेस फैलाओ। तो स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, अवेयरनेस इन इकोनॉमी। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे पॉल्यूशन का रेट बेटा क्या होगा, सोशल अवेयरनेस करने पर पॉल्यूशन का रेट कम होगा। जैसे आप देखते हो एग्जांपल के लिए दिल्ली का आप जो अगर लिखना चाहो तो दिल्ली के अंदर ऑड इवन चलाया था, ऑड इवन चलाया था, और अभी दिल्ली के अंदर क्या चलाया गया पता है आपको, बताओ, ऑन ऑफ, रेड लाइट ऑन, ऐसे लिख देना वहाँ पे एक साइन बना के, जो रेड लाइट पे इंजन ऑफ, इंजन ऑफ, ऑफ का साइन क्या डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक ना बोर्ड सा बना रखा है इन लोगों ने, उस बोर्ड पे लिखा रहता है, पता नहीं क्या लिखा रहता है, मुझे ध्यान तो देखते हैं। हाँ सर, बोर्ड पे लिख रहते हो वो, लेकिन खड़ी नहीं करती लड़कियां, वो बिल्डिंग तो उसे करना पड़ता है, मतलब बंद करती बच्ची का वो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, तो करंट एग्जांपल लिखना कोशिश करना, कुछ करंट का लेटेस्ट लिखने की, जितना लेटेस्ट लिखोगे ना, करंट एग्जांपल लेना, ये मत लिखना ना करंट एग्जांपल वाले लिख दो, तो करंट का एग्जांपल लेना, मतलब जैसे ऑड इवन का बता दिया मैंने, रेड लाइट ऑन ऑफ का बता दिया, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, सोशल अवेयरनेस फैलाओ। सेकंड थिंग, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो यार, पॉपुलेशन तो आपको पता है किसी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल बच्चों कैसे होगी, अब सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होने लगी, पॉपुलेशन की रेट अगर हमारी डाउन जाने लगी, ठीक है, कंट्रोल होने लगी, तो उससे इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा।
इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा ये बेटा, पता है आपको, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन इट इज द इनवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन किसका इनवर्स होता है बेटा, इट इज द इनवर्स ऑफ फॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाना, इसे बोलते हैं हिंदी में वन रोपण बोलते हैं। इसका अगर मैं मीनिंग लिखना चाहूँ, मीन प्लांटिंग प्लांट एंड ट्री, मीन प्लांटिंग प्लांट एंड ट्री, मतलब ज्यादा पेड़ पौधे लगाना बेटा, ट्री, ठीक है। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या लॉन्च करने चाहिए, कैंपेन लॉन्च करने चाहिए। कैंपेन शुड बी लॉन्च, कैंपेन शुड बी लॉन्च, should be launched in economy, in economy या in an economy, इकोनॉमी में नए नए कैंपेन लॉन्च करने चाहिए। वो कहते नहीं, आपने सुना भी होगा सेफ ट्री सेव लाइफ तरीके से आप एक बना सकते हो, मतलब उसकी वहीं पे आप ना इस वाले पॉइंट में जब सेफ ट्री सेव लाइफ, सेफ ट्री सेव लाइफ, सेव लाइफ, मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो, मतलब कुछ भी आप डेमो अच्छा से बना सकते हो, जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वो बना सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा लेके खड़ा हुआ है इससे, मतलब जैसे बलून है टाइप से, तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, जो क्रिएटिविटी आप अपने लेवल पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। और पॉइंट नंबर 4 में आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 4 में आप डाल दो जैसे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल। इंडस्ट्री के अंदर पॉइंट नंबर 4 में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन must be controlled, must be controlled, बेटा कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का जो पॉल्यूशन होता है कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, आपने देखा इंडस्ट्रियों से बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, इंडस्ट्रियों से बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है बेटा, क्या चिमनी, आपको पता है इंडस्ट्री है उनके अंदर चिमनी नहीं लगेगी तो चलान हो जाएगा उनका। चिमनी को इंकरेज करना चाहिए और एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर को यूज अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो अवॉइड यूज तो करो, अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, इनको बेटा अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट को। तो अभी हमने 4 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट और बताता हूँ। बच्चा दफ्तर दोस्तों बताना मुझे जल्दी से। हाँ भाई कर दो। इसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई मतलब है तो हाँ भाई बेटा तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है? नहीं भाई नोट कर रखा है। अच्छा बहुत बढ़िया, लिखते नोट करा है? यस सर कर लिया। अभी बच्चों पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन अभी यार पूछूंगा आप अभी पढ़ाने दो बता दो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं ज्यादा क्रिटिकल चीजें। देखो एक पॉइंट नंबर 6 कर दो इसमें, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। भाई वाटर को मैनेजमेंट करो के लिए क्या करना चाहिए भाई, इससे रिवर्स है, लेक्स है, इन सबको क्या करना चाहिए बेटा, क्लीन करना चाहिए, क्लीन करके इनकी सप्लाई करनी चाहिए, सप्लाई क्लियर वाटर, सप्लाई क्लीन वाटर टू पीपल, मतलब लोगों को बेटा क्लीन वाटर की सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए इंडिया के अंदर कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था आपको याद होगा, नमामि गंगे, नमामि गंगे का ये आप लिख सकते हो,
चलाया गया था गंगा को बचाने के लिए, है ना, इसे इंग्लिश में लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। अब जैसे एक्शन किया जा रहा है वाटर, कैसे मानो दोबारा बोलो। तो मैं कह रहा था यमुना एक्शन प्लान भी था। हाँ, तो यमुना एक्शन प्लान भी था, वो डाल तो आप यमुना को लेके, यमुना के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा था ना बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये पॉइंट नंबर 6 है। अब पॉइंट नंबर 6 आप कर सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट बेटा, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। कैसे भाई, आपने देखा नहीं है यहाँ पे, आप जो भी बहुत ज्यादा गार्बेज एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे केमिकली ट्रीट करके क्या कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकली ट्रीटेड करके तो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट या यू कैन से मैन्योर। मैन्योर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, है ना। तो जैसे भाई यहाँ पे गाजीपुर में आप लैंडफिल देखते हो ना, तो उससे बेटा क्या कर दिया, वहाँ पे मशीनें लगा रखी है, उसे किसमें कन्वर्ट करने लगे हुए, वो वहाँ पे मशीनें लगी हुई है जो जितना भी कूड़ा वगैरह है इसको किसमें कन्वर्ट करते आ रहे हैं, मैन्योर में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। और वहीं से सप्लाई होती आ रही है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरीके के मतलब मैनेजमेंट करना चाहिए सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होता है, आप देखते नहीं हो डस्टबिन भी दो टाइप के लगे रहते हैं, कहीं भी आप घूमने आओ, ग्रीन कलर का होगा और एक ब्लू कलर का होगा। वो क्यों लगाए गए हैं डस्टबिन टाइप के, कुछ लगाए गए हैं ताकि भाई सॉलिड जो भी सॉलिड होगा ब्लू वाले में डालोगे आप, तो उसको क्या करा जा सकता है, रिसाइकलिंग कराया जा सकता है किसी वे में, है ना। और ग्रीन वाले को भी यूज करा जा सकता है किसी मैन्योर बनाने में। तो इन सब के लिए इन दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये बच्चों ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कुछ मेजर्स होते हैं जो मैंने बताए। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हो तो और भी पॉइंट बता सकते हो। जैसे एक एक्ट बना हुआ था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्ट बनाया था, जब बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक्ट बना था, चेक द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉलो द रूल। इसका मेन पर्पस क्या था बेटा, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या करता है, उसको चेक करता है और साथ साथ में उसको फॉलो भी करवाता है। भाई जो भी लॉ रूल बनाए गए होंगे उनको फॉलो भी करवाएंगे तभी होते हैं। इस टाइम क्लास चलता है भाई, मैं थोड़ा देर बाद कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है। और दूसरी आई है Yes, sir. विनीत आया, विनीत आया है। चलिए बच्चों रब कर दो इसको। माना रब कर दो भाई, वीडियो तो बना दे। यस सर, बेटा म्यूट कर लो, इसका ऑन है। देखो बच्चों, अब इसका लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये टॉपिक है क्या, आप ध्यान से देखना। इसका देखिए, हमारी नेचर ने बच्चों हमें ना कुछ रिसोर्सेज गिफ्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो कुछ रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड है, और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं नेचर ने कुछ, ठीक है। इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, आपको क्या करना है,
प्रोटेक्ट करना है। इसका रीजन क्या प्रोटेक्ट करने का? इसे प्रोटेक्ट इस तरीके से करना है कि इसका प्रेजेंट में आप यूज करो तो बट रेशनली यूज करो, रेशनली यूज करो, रेशनली यूज ऑफ दिस रिसोर्स। ठीक है, ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज, फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज, फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर सके। तो नेचर के अंदर क्या आता है, नेचर से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करके उसको ये नहीं प्रेजेंट में यूज नहीं करना, आपको प्रेजेंट में यूज तो करना है बट रेशनली यूज करना है। रेशनल होता है समझदारी के साथ, इसे हिंदी में बोलते हैं विवेकशील तरीके से, रेशनली यूज करना है ताकि आपके फ्यूचर आने वाली जनरेशन है वो भी इसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी रिसोर्स जैसे फ्यूल है उसे बोल रहे हैं इस तरीके से यूज करो कि भाई आप भी यूज कर सको, आने वाली जनरेशन यूज कर सके। नहीं तो पेट्रोल 2030 तक खत्म हो जाएगा। इसे इस तरीके से बोला जा रहा है जब अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये धीरे धीरे इनोवेटिव होने लगी है ना, इनोवेशन हो रही है, तो इसलिए हो रही है ताकि भाई आने वाले टाइम तक जो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, तो इसको बनने में काफी टाइम लगता है ना, इसलिए नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। अब प्रोसेस ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट डज नॉट, दैट डजंट कॉज environmental degradation, environment degradation, and therefore does not reduce production capacity, of the future generation। ये कहता है बच्चों, process of development that does not cause environmental degradation and therefore does not reduce production capacity of the future generation। मतलब इसके अंदर बोला गया है पिछले हफ्ते प्रोसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की वो प्रोसेस है that does not cause environmental degradation नहीं होता and therefore does not reduce production capacity of the future generation। जो आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशन है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम नहीं होती, उससे इसी को क्या बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो कि आप इन्हें प्रेजेंट में भी यूज कर सको रिसोर्सेज को, और आपकी आने वाली आपकी फ्यूचर जनरेशन इसको यूज कर सको। ऐसा क्या कर सकते हो, आने वाली आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर सके, तो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं। हेलो बेटा, रब कर दो उसको। अब देखो आपकी ना स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, ठीक है, उसमें फिर ये इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चलते हैं कि मतलब हमारी प्रेजेंट जनरेशन भी यूज कर सके उसको और आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट कर रखी है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर रखी है, उसके बारे में आपको मैं शेयर कर लूंगा। ये मैंने आपको ये सेंड किए थे, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपके 9 वाला कौन सा वाला करोगे, हाँ 9 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको।
ये 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये क्वेश्चन ज्यादा आता है इस चैप्टर में से। कौन रीड करेगा कि मैं रीड करूं? दीप्ति दिखाई दे रहा आपको? Yes, sir. दीप्ति रीड करना क्वेश्चन नंबर 9। The following steps are involved in attaining sustainable development. First, use of non-conventional sources of energy. Non-conventional sources like wind power and solar rays are cleaner and greener technologies which can be effectively used to replace thermal and hydropower. बेटा बस रुक जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ के सुनते रहना, समझते रहना। देखिए मैं ये पॉइंट लिख के भी दिखा सकता था, बट ये अच्छी तरीके से इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए मैं गाइड भी आपको रीड करा रहा हूँ। ये कहता है कि मैं यूज नॉन कन्वेंशनल जिस टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब यूज करने वाले नहीं होते। जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ये कहते हैं ये क्लीनर और ग्रीनर है, मतलब ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं पहुंचाते, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पहुंचाते। तो कहता है विच कैन बी इफेक्टिव यूज इन रिप्लेस ऑफ थर्मल और हाइड्रो पावर। जैसे थर्मल की जगह यूज कर सकते हैं। थर्मल प्लांट से आपको बताया था मैंने, बहुत ज्यादा एच जनरेट होती है, और दैट्स टू कहां पे बेटा उसे रिड्यूस कर दिया, तो उसमें कहां पे फ्लो कर दिया था सबको रिवर में। तो इसके लिए हमें भाई कौन सी यूज करनी चाहिए? हमें विंड पावर और सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए। अब पढ़ो, एक बच्चा मेरे से पूछा था हाइड्रो पावर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाइड्रो पावर से होता है बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। जिस एरिया में हाइड्रो प्लांट लगता है ना, जहाँ पे मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी वही सिंपल सी बात है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसलिए हाइड्रो पावर हो गया, थर्मल पावर, ये दोनों की जगह हमें किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? विंड पावर को, विंड एनर्जी को, और सोलर एनर्जी को प्रेफरेंस। अब पढ़िए। Use of cleaner fuels. The use of CNG should be promoted in rural areas. LPG and gobar gas should be promoted. बेटा ये वाले पॉइंट में ना बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर एलपीजी कहाँ से लाएंगे, हम पे इतना पैसा कहाँ है कि हम जो देखिए यूज ऑफ सीएनजी शुड बी प्रमोटेड। आप दिल्ली के अंदर देख रहे हो पेट्रोल गाड़ियों पे आने वाले टाइम में बैन लगने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है हर साल। मास्क अगर कोरोना के टाइम में लगा रही नहीं, हैंड में हमें मास्क लगाना ही पड़ रहा था, आपको पता भी होगा। लास्ट ईयर भी आपने खूब मास्क लगाए होंगे जब विंटर सीजन आता है। द यूज ऑफ सीएनजी शुड बी प्रमोटेड। इसलिए मैक्सिमम गाड़ियां कौन सी चल रही है? सीएनजी चल रही है। इवन नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी सीएनजी किट लगवा लेते हैं लोग, है ना। इसको प्रमोट करना चाहिए, ये चीप भी पड़ती है और साथ में पॉल्यूशन भी कम होता है इसमें। इन अर्बन एरिया सॉरी इन रूरल एरिया एलपीजी एंड गोबर गैस शुड बी प्रमोटेड। जो रूरल एरिया है ना वहाँ पे एलपीजी प्रमोट करो। एलपीजी चाहे महंगी हो बट प्रमोट करो, क्योंकि एलपीजी नहीं तो रूरल जो एरिया के अंदर लोग रहते हैं वो लोग किसको यूज करते हैं? बेटा देखो गोबर गैस से भी पॉल्यूशन इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होता, और क्या कहते हैं, लेकिन ना जो ये यूज करते हैं ना, जैसे ये वुड वगैरह यूज करते हैं कुकिंग के लिए, बायोफ्यूल यूज करते हैं जो ये, तो इसके थ्रू क्या होता है बेटा, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर आप गांव के अंदर जाओगे ना, वहाँ छोटा छोटा काम करने के लिए लकड़ियां जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसकी जगह वहाँ पे एलपीजी को प्रमोट करना चाहिए। एलपीजी और गोबर गैस को बहुत प्रमोट करना चाहिए रूरल एरिया में, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। अब ये पढ़िए थर्ड वाला पॉइंट। Establishment of mini hydel plants. एक मिनट दिख रहा है जिससे आपको? Yes, sir. क्या दिख रहा है? Mini, sir, आप टाइप कर रहे हो? कहाँ गए? हाँ चलिए बढ़िया। Establishment of mini hydel plants. Such power plants are environmental friendly and generate enough power to meet local demand. बेटा देखो जो रूरल एरिया होता है ना, वो छोटे छोटे गाँव के अंदर ना क्या लगाया जाता है, मिनी हाइडल प्लांट लगाया जाता है। मिनी हाइडल प्लांट होता है जैसे पानी को एक जगह स्टोर कर लेते हैं लोग, और वहां पर ना उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं छोटी मोटी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। जैसे 4-5 घर हैं, वो लोग आपस में मिलके मतलब बना लेते हैं, ये मिनी हाइडल प्लांट लगवा लेते हैं गाँव के अंदर ही, जिससे रूरल एरिया में वो लोग रहते हैं, और वहीं पे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं छोटी मोटी लेवल पे। मतलब प्लांट इस तरीके का होता है कि वहाँ छोटे लेवल पे जैसे जितनी एक घर को रिक्वायरमेंट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी बहुत उसकी जनरेट हो जाती है, उनसे अपनी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, लोकल डिमांड को। लोकल डिमांड का मतलब होता है छोटी मोटी डिमांड। इससे ये नहीं कि घर में एसी चला रहे हो आप, फ्रिज चला रहे हो, नहीं, आपका सिर्फ जो लाइट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे हाइडल प्लांट इसलिए लगाए जाते हैं कि जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जा सके, तो इनको प्रमोट करना चाहिए।
नहीं तो भाई लोग रोशनी करने के इसलिए क्या करते हैं गांव के अंदर, वहां पे भाई आग जलाते हैं, और आग जलाने मतलब किसी न किसी तरह फायर चीजों का यूज करते हैं, इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इनको मिनी हाइडल प्लांट को वहां पे लगाना चाहिए। What are the 4 points? Sir, traditional knowledge and practices. The old system, Ayurveda, Unani, etc., are environment friendly, relatively free from side effects, and do not involve large-scale industrial and chemical processes. तो बेटा आपको ये तो वैसे तरह चल रहा है, हमें कहते नहीं है आयुष को यूज करो। अभी आप लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा, कोई आपसे इंग्लिश मेडिसिन नहीं बोला, सब बोल रहे काढ़ा पियो। आयुष का काढ़ा भी आ रहा था आयुष मंत्रालय का, तो सब उसको प्रमोट कर रहे थे क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है वो। लेकिन जो केमिकल कंपनी होती है वो इतना सारा केमिकल जनरेट करती है, भाई मेडिसिन तो बनाती है बट उससे इतना सारा केमिकल निकलता है, वो सारा का सारा रिवर में डाल देते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको डिस्करेज करना चाहिए और आयुष को इंकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो। So, use of biocompost. The use of biocompost needs to be encouraged as chemical fertilizers adversely affect the productive land and contaminate the water body. तो बेटा ये आपको पता चल गया है, यूज ऑफ द बायोकंपोस्ट नीड टू बी encouraged। हमें बायोकंपोस्ट को एनकरेज करना चाहिए एज केमिकल फर्टिलाइजर। ये केमिकल फर्टिलाइजर होता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है बेटा प्रोडक्टिव लैंड पे एंड कंटेमिनेट द वाटर बॉडी। ये बेटा देखिए मैंने बताया था आपको, ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, खराब कर देता है। मैंने आपको बताया भी था जब हम लैंड डिग्रेडेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जब हम बेटा किसी से पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा डालते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर, तो वो जाके ग्राउंड वाटर में चले जाता है और ग्राउंड वाटर के अंदर भी उसको खराब कर देता है, साथ में लैंड की फर्टिलिटी को भी खराब कर देता है। तो इसके लिए हमें मैन्योर का ज्यादा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी पढ़ो। Control of biopests. Instead of chemical fertilizers, better method of pest control needs to be promoted and awareness should be created to use various animals and birds as natural pest controllers. बेटा देखिए कंपोस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, हमें ना केमिकल पेस्टिसाइड की जगह पर बेटर मेथड यूज करने चाहिए पेस्ट कंट्रोल के। जो नीम से बने हुए हैं, नीम का जो पेड़ सुना होगा आपने, उससे बने हुए पेस्टिसाइड होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ कहता है आपको अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड टू यूज वेरियस एनिमल एंड बर्ड्स एज नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। कहता है हमें ना ऐसे मतलब जानवर भी पालने चाहिए और कुछ बर्ड्स भी पालने चाहिए जो कीड़े वगैरह खाते नहीं है, तो इनको पालना चाहिए। ये अपने आप ही कंट्रोल कर लेते हैं। आप डॉगी पाल लेते हैं, वहाँ पे जो रूरल एरिया के अंदर रहता है डॉग पालते हैं, डॉग की वजह से क्या होता है, गाय वगैरह नहीं घुसती है मतलब खेतों को खराब करने के लिए। तो इसलिए कुछ कंट्रोलर इन्हें रखने चाहिए जो कि उस क्रॉप को नुकसान पहुंचाने से बचा सके। अगर केमिकल का यूज करेंगे तो फिर वही वाली बात है, क्रॉप भी खराब हो जाएगी, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होगी, है ना। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ पेंशन प्रोडक्शन। The desirable limit and standard for pension production need to be established and applied appropriate mechanism including education, incentive and legislation। वो कहता है बेटा हर एक बंदे के लिए ना जो पैटर्न है उसको फिक्स कर देना चाहिए। The desirable limit, अरे जैसे अगर मान लो फॉरेन कंट्री के अंदर वो कंट्री डेवलप क्यों है, क्योंकि वो उतना अपने पास रखना चाहती है अमाउंट जितना उनको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, लोग एक्स्ट्रा चीज रखना चाहते हैं हर चीज। मतलब अगर आपके घर में पैसा आ जाता है तो आप ज्यादातर गाड़ियां रखना चाहोगे, यहाँ पे ये चलता है। फॉरेन के अंदर भी होता है बट पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सबका एक ना अगर कंजम्पशन का स्टैंडर्ड आप फिक्स कर लेंगे तो किसी चीज के रेट नहीं बढ़ेंगे। देखिए रेट कब बढ़ता है किसी चीज के, जैसे आपकी डिमांड को भाई 100 लोग कर रहे हैं और सप्लाई हो रही 10 की, तो भाई सिंपल सी बात है 90 को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, मिलावट करके उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ ये चेंज कर देंगे जिससे कि लोग की हेल्थ पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड करेगा, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका कहीं ना कहीं। तो कहता है हर एक बंदे के लिए प्रोडक्शन के लिए ना एक डिजायरेबल लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर कंजम्पशन, कितना बंदा कंजम्पशन कर सकता है, नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड अप्लाइड थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एजुकेशन। साथ में उनको एजुकेशन भी देनी चाहिए, इंसेंटिव एंड रेगुलेशन के लिए नियम कानून भी पूरे प्रॉपर बनाने चाहिए, कोई इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। तो यही होता है बेटा इसके अंदर। अब ये चैप्टर आपका ना ये पूरा खत्म हो गया, इसकी बेटा नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता, मतलब कोई चैप्टर बोला कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको मना करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है, वो वाला रीड मत करना, वो मैं उसका आंसर मैं अलग से भेजूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर A15
15 का ना क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, एनसीईआरटी का है और चंडीगढ़ से लिखा हुआ है आंसर में, तो उसमें काफी अच्छा आंसर नहीं है, तो आप लोग को मैं अलग से आंसर दे दूंगा, उससे लर्न करने की कोशिश मत करना आपको। चलो बच्चों आगे, अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग को में आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, पता है ना कौन सा चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग को में? इंडिया पाकिस्तान। तो अब अल्लाह इंडिया पाकिस्तान का तो चैप्टर मैं सबको एक साथ जाने वाला हूँ, मुझे अभी किसी टेस्ट में नहीं हुआ है, तब एक्चुअली एक चैप्टर स्टार्ट हो गया, आज ऑफलाइन भी ये वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा 7 to 8 का टाइमिंग है ना, तो उसमें भी आज मैं यही चैप्टर कराने वाला था। ये चैप्टर कुछ बच्चे तो ऑफलाइन ही आ रहे हैं, तो तुम लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो, जैसे बच्चों का ही तो आते हैं बच्चे ऑफलाइन ही आते रहे, कोई दिक्कत नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है ना वैसे कर लेना। देखिए बच्चों नेक्स्ट में चैप्टर कहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज, ये चैप्टर आपका मैक्सिमम लास्ट चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको पता होगा यूके की करेंसी क्या है, यूके की करेंसी, यूएसए की करेंसी क्या है, कैनेडा की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी, चुप रहना। बांग्लादेश मैं पौवे बांग्लादेश की करेंसी क्या है, बांग्लादेश के अंदर करेंसी करते हो तुमसे टका, बांग्लादेश की करेंसी का जो नेम है ना वो टका है, उसका साइन मुझे याद नहीं है, मैंने टका लिख दिया। चाइना के अंदर क्या चलता है, युआन, वाई के आगे वाई के नीचे दो टाइप के इक्वल वाले, वहाँ चलता है युआन, वहाँ चलता है युआन, और के अंदर तो हर किसी को पता है डॉलर चलता है, ये तो हर एक को पता होगा, और यूके अंदर क्या चलता है, पाउंड चलता है, पाउंड चलते हैं, पाउंड का साइन है, पाउंड का साइन बन नहीं जाता मुझसे कहीं से, पाउंड का साइन मतलब पाउंड का, ठीक है। और सबसे जो एक्सपेंसिव करेंसी है पता है आपको, पता है आपने कितने की भाई यूके की बताओ, चलो आज यही क्वेश्चन है पहला, एक्सपेंसिव करेंसी बताइए, आप कोई बच्चा बता सकता है भाई कुतेर की शायद, बेटा गूगल पे सर्च करो, दिनार है भैया। भैया करना मेरी क्यों कल ये दिखाओ जाएगी भैया गए भैया 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 या चलो दे ये दे वो वाला दे
मेरे को ये वाला दे दे और ये वाला ले ले, ये भी ले ले। इन दो भाई ऑफलाइन में भी ये वाला चैप्टर चलेगा। बहुत सारे सुनिए दादी, आज दादी और सुनिए, मैं पूछ के फिर दे दूंगा तेरे को ये वाला। वो करिश्मा वगैरह नहीं आते ना फ्रेश में, तो वो तो सब ऑफलाइन ही पढ़ेंगे आप। अब लेकिन चैप्टर आपका दो होगा, ऑफलाइन जल्दी करा दूंगा मैं, जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ ये यार जल्दी से बोल रहा मुझे, बस जल्दी से रिवीजन करा कराया था बच्चों को ना। सबसे एक्सपेंसिव करेंसी बताओ दिनार है। कौन सी है दिनार? दिनार कहाँ से कुवैत में दिनार कितना लिखते हो? DI यही होगी ना? कितने क्या लगेगा दिनार में? सर 1 लगेगा, DINAR। DI बता दे सोनिया और है, कुवैत की है, सोनिया और है, कुवैत की करेंसी है, कुवैत की करेंसी है। कुवैत के अंदर दिनार से 250 के राउंड में होती है, सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है। ठीक है, तो अभी आपको चैप्टर करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक होती है डोमेस्टिक करेंसी, एक होती है डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी एक होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और एक होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बच्चों 3 टॉपिक होते हैं आपके, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और एक होता है डोमेस्टिक करेंसी। पहले 3 होता है बता रहे हैं क्या होता है। अच्छा डोमेस्टिक करेंसी करेंसी डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज, ठीक है बेटा। करेंसी यूज इन डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर एक्सचेंज, लेन देन के लिए जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर अंदर करेंसी को यूज करते हैं, उसी को डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर क्या चलता है आपको पता है? रुपए चलते हैं, इंडिया के अंदर रुपए चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो जितनी भी करेंसी ऊपर है ना, ये सारी करेंसी है, ये सारी करेंसी जो आपको दिख रही है, ये सारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है। किसके लिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो इसके डेफिनेशन बताइए, फॉरेन एक्सचेंज की क्या बात है? वैसे खुशी वही बताओ यार, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? दीपक पता है भाई? Currency of the other countries other than the given country. तरीके से बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो करेंसी ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक करेंसी, बेटा करेंसी ऑफ अदर देन डोमेस्टिक करेंसी is known as foreign currency, the foreign exchange, या you can say demand and supply of foreign currency। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कर रहे हैं, वही फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस सारी करेंसी है बच्चों, ये क्या है? हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ऑफ अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जो भी करेंसी होगी वो सारी फॉरेन एक्सचेंज होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट ये अब आपको ये मेन मुद्दे पे आया हूँ मैं, जो आपका है चैप्टर। जैसे बच्चों $1 आपको कितने का आता है? 60 रुपीज का आता है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर आप $1 दोगे तो आपको कितने रुपीज अवेलेबल हो जाएंगे, 60 रुपीज अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेटा ये मेजरमेंट है, क्या है? मेजरमेंट है कि एक करेंसी
दूसरी कंट्री की करेंसी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज। ये वो एक्सचेंज की रेट होती है इन विच वन करेंसी exchange into another currency। इस रेट पर बेटा आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में अगर एक्सचेंज करते हो तो इट इज ए रेट ऑफ एक्सचेंज इन विच वन करेंसी एक्सचेंज इनटू अनदर करेंसी। जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हो तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। बच्चों क्लियर हो रहा है आपको? और मानव ने ऐड कर दिया है। ये ऑफलाइन पढ़ेंगे ना, चलिए दिखती है, दिखती नहीं। Yes, sir. हाँ दिखती बेटा है समझ में आपको? Yes, sir. एक बार बता दो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? Sir, foreign exchange rate is the rate at which one currency is exchanged for another currency. हाँ भाई, एक करेंसी को किसी आप दूसरी करेंसी के लिए चेंज करते हो तो उसी रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको रब कर रहा हूँ मैं, तुझे इसको रब कर रहा हूँ और गौतम दीपक विनेश तो बेटा रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा कितने टाइप का होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड लास्ट वन इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे 3 एक्सचेंज रेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है और एक मैनेज फ्लोटिंग होती है। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा तीनों को, एक तरह कराऊंगा मैं। पहले इंट्रो, ये फ्लेक्सिबल और मैनेज, ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है बेटा, पहले आपको ये बता दूं एक्सचेंज रेट के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये वो रेट होती है बेटा, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज a rate of exchange, it is a rate of exchange, rate of exchange which fixed by the government। तो बेटा गवर्नमेंट फिक्स करती है, पूरा का पूरा कंट्रोल, और कंट्रोल क्या होता है बेटा, इससे गवर्नमेंट का होता है। मतलब गवर्नमेंट ने डॉलर बोल दिया, एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का है तो उसका रेट 50 रहना है, ना तो उसका रेट कभी इंक्रीज होने वाला, ना तो उसका रेट कभी डिक्रीज होने वाला। तो बच्चों यही आपकी फिक्स्ड रेट होती है। फिक्स्ड रेट वो रेट होती है जो रेट हमेशा फिक्स रहती है, ना तो कभी चेंज होगी, ना कभी इंक्रीज होगी, ना तो कभी डिक्रीज होगी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है? ये पूरा कंट्रोल होता है। आप ये मत पूछना सर अभी क्या होता है, क्योंकि अभी मैं डिटेल में आपको तीनों बताऊंगा। पहले मैं एक ऊपर से ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वो रेट होती है जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होती है। डिमांड और सप्लाई, इट इज कॉल्ड मार्केट फोर्सेस। ये दोनों क्या होते हैं? मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस। तो जो मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होती है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होती है, डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस, determined by the market forces, demand and supply, determined by the market forces, demand and supply। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के थ्रू बच्चों डिटरमाइन होती है, ये एसएस है और ये डीडी है। तो ये डीडी और एसएस बच्चों से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ ये डिसाइड होती है ना, तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं तो वही होती है आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इट्स रेट ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द
डिमांड और सप्लाई किसी तो फॉरेन एक्सचेंज की ग्रोथ डिसाइड किया। और मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है? इट इज determined by the demand and supply. It is determined by the demand and supply. It means market forces. It is determined by the demand and supply of foreign exchange, but controlled by the government. Controlled by the government. But पूरा कंट्रोल किसका होता है बेटा? गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। बट डिमांड और सप्लाई तो उसको डिसाइड करते हैं, बट कंट्रोल किसका होता है? बच्चे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसको मैनेज होने एक्सचेंज रेट बोलते हैं। So it is a rate of exchange which is determined by the demand and supply of foreign exchange, but controlled by the government. Government की जगह आप सेंट्रल बैंक बड़ी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई को कंट्रोल करता है। मतलब आरबीआई किससे कंट्रोल करता है मैं सिखाऊंगा आपको आगे। ये 3 एक्सचेंज रेट हैं, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इससे हटके कुछ नहीं आने वाला, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के ऊपर बनेंगे। निखिल आया बेटा? मैंने निखिल, शुभम, लक्ष्मी, हाँ भाई आ गया। लक्ष्मी आप बताना क्या बताया मैंने? क्लास भी ऑफ करके आवाज नुकसान बच्चे एक बार बता दो, इसके आप भी बता दो तीनों क्या होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और सर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस बट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। जो कंट्रोल जो किया था बेटा आरबीआई तीनों के बारे में आपको पता है। ठीक है, आप लोग ना इस चैप्टर के अंदर क्या जाना होता है मेन। इस चैप्टर के अंदर आपको ये पता चलेगा कि डॉलर के रेट आप सुनते हैं, डॉलर के रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इन सब चीजों की नॉलेज आपको इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इन सब की नॉलेज आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगी चैप्टर जो फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये 2 टॉपिक खत्म कराऊंगा। 2 टॉपिक ये खत्म हो जाएंगे और फिर थर्ड क्लास में ये करा के इसको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। मतलब 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आज क्या बात है? कल है ना, तो सैटरडे को ये चैप्टर आपका 80% हो जाएगा और ट्यूसडे को पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमने आज आपका खत्म कराया, नहीं तो आज मैं आपको एक टॉपिक तो खत्म करा ही देता है वाला। तो बच्चे इन्वायरमेंट वाले चैप्टर है, लेकिन इन्वायरमेंट वाले चैप्टर का मैं तुम्हारे को टेस्ट का बनाऊंगी बेटा। सेकंड सैटरडे को लेकिन सैटरडे को तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा मैं सब बच्चों को, क्योंकि आज 2 बच्चों को टेस्ट और हैं वो देंगे मुझे। तो सेकंड सैटरडे को तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि संडे का जो टेस्ट है उसके लिए मैंने वो 3 पेपर भेज रखे हैं, उनको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछने वाले सिंपल है, जितना कर सकते हो कर लेना। और इन चैप्टर से लेकर कोई क्वेश्चन है ना उसको अभी छोड़ देना, क्योंकि मतलब अपने लेवल पे कर लेना। ये नहीं कि अभी आप जब तक चैप्टर पढ़ोगे ना पूरे तो अच्छे से समझ आने लगेगी आपको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपने टेस्ट किया वो मुझे एक बार आपको सॉल्व कराना है। जब पहला रिपोर्ट दिया था क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत अच्छा था, कुछ की राइटिंग बहुत बेकार थी, तो सारी चीजें बतानी है आप लोगों को। सर्टिफिकेट दूंगा आप लोगों को। मानव इस बार भाई ढंग से करना आपकी। गौतम, दीपक और सब बच्चे खुशी। आपने मुझे सेंड करा बेटा? यस सर। अच्छा बेटा यार मुझे 8 कॉपी दे देगा, क्योंकि 3 आवर जो टेस्ट होगा मैं चेक कर पाऊंगा फोन में। मतलब आंखें दर्द हो जाती है बहुत पढ़ते पढ़ते ना, तो मतलब 1-2 बच्चों का तो मैं कर सकता हूँ, ज्यादा बच्चों को मैं कर नहीं पाऊंगा। मतलब मुझे लग रहा है, मैं अभी देख रहा था ना टेस्ट डाउनलोड करके, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। या तो भैया को भेज देना आप लेके, है ना, इंस्टीट्यूट पे मिल जाऊंगा। तो संडे वाला टेस्ट तो दोनों भेज देना, जब दोनों चेक कर समझो कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर ट्राई करूंगी। मैं गुड़गांव आ रखी हूँ।
और कैसे साइन वाली बेटा आप भी थोड़ा टेस्ट दो यार, तुम कैसे टेस्ट दे रहे हो? ओके सर। ठीक है, आप भी यार थोड़ा सा लिखोगे बेटा, जब भी तो पता चलेगा। पता है साइंस साइड में भी फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं आपके लिखना में, वहाँ पे ये सारी चीजें दोबारा फिट आ जाएगी आपके पास। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे का स्टार्ट करता हूँ। बाय।